तो स्टार्ट करते हैं बुकरादी के साथ। खैर, है ना। तो हमारा आज लाइट का जो टॉपिक पढ़ने वाले हम है वो है हमारा रिफ्रैक्शन, है ना। तो समझते हैं भाई कि एक्चुअली रिफ्रैक्शन क्या है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, है ना, कि ये जो पेंसिल है हमें मतलब जिस तरह से दिखना चाहिए पानी में उस तरह से नहीं दिख के थोड़ा सा बेंट दिख रहा है ना। मतलब पानी देख, पेंसिल क्या, अगर हम ऐसे सीधा रखें तो पूरा पेंसिल सीधा दिखता है। गौर से समझिएगा, पेंसिल को अगर ऐसा सीधा रखे तो पूरा पेंसिल सीधा दिखेगा, लेकिन हल्का सा पेंसिल को इस तरह से कर देंगे, है ना, तो ये पेंसिल जैसा दिखना चाहिए था वैसा नहीं दिख के हल्का क्या दिखेगा, थोड़ा शिफ्ट दिखेगा उसका पोजीशन, और थोड़ा बड़ा भी दिखेगा, थोड़ा जूम होके पेंसिल दिखेगा। मतलब यहाँ पे पतला दिख रहा है, यहाँ पे मोटा दिख रहा है ना। सवाल है इसके पीछे का कारण क्या है ना। जैसा कि आप देख रहे होंगे, अगर हम इस तरह से इसको रखते हैं, थोड़ा टिल्ट करके रखते हैं, तो जो इसका ओरिजिनल लाइन होगा वो नहीं दिख के कहीं और दिखेगा, और ओरिजिनल से थोड़ा सा जूम होके दिखेगा, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, है ना। ये क्यों होता है ना। इसके पीछे का कारण है लाइट का एक दूसरा फेनोमेना जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। इससे पहले क्या पढ़े थे हम, रिफ्लेक्शन, है ना। वो क्या था भाई, वो फेनोमेना किस चीज के लिए हेल्प करता था, चीजों को दिखाने के लिए, है ना। मतलब उस फेनोमेना की मदद से हम लोगों को देख सकते थे, चीजों को देख सकते थे, क्योंकि जब तक लाइट किसी से रिफ्लेक्ट बैक करके हमारे आईज में ना आए हम चीजों को देख नहीं सकते हैं। क्लियर है ना। तो लाइट का वो जो फेनोमेना था रिफ्लेक्शन, लोगों को देखने में मदद करवाता है। रिफ्रैक्शन क्या है, वो जो देख रहे हो लाइट का वो फेनोमेना है जिसके वजह से ऐसा दृश्य दिख रहा है ना। या फिर तुम गौर किए होगे, जब तुम कभी भी जाते होगे नहाने के लिए और तुम्हारा जो कुछ लोटा वगैरह पानी के अगर अंदर डूब जाए, है ना, तो तुम्हें दिखता है कि वो सामने जब हाथ मारते हो तो और गहराई तक हाथ चला जाता है। मतलब जो डेप्थ होना चाहिए अंदर का गहराई का, लगता है कि वो थोड़ा कम ही गहराई है, लेकिन जब हाथ मारते तो और अंदर तक हाथ जाता है। तो हमें ऐसा क्यों दिखता है ना। इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का कारण है भाई रिफ्रैक्शन। इवन जो स्टार ट्विंकल करता है ना, टिमटिमाता है जो तारा, है ना, उसके पीछे का भी कारण ये रिफ्रैक्शन है। लेकिन डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है जिसकी वजह से ये चीजें हमें देखने को मिलता है। क्लियर है। तो सवाल ये है कि रिफ्रैक्शन है क्या चीज, है ना, जिसके वजह से ये दिख रहा है। आई नो दैट, लेकिन हाउ टू डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, और ये सब हुआ क्यों, रिफ्रैक्शन ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से ये चीज हमें उल्टा पल्टा दिख रहा है, जैसा दिखना चाहिए वैसा नहीं दिख के कुछ अलग तरीके से दिख रहा है। इसके पीछे का कारण है, अब गौर से देखो, तुम डिफाइन कर सकते हो रिफ्रैक्शन को। लाइट का जो पाथ था, अगर मान लो ये ग्लास स्लैब है, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, है ना, मोटा सा ग्लास स्लैब है। अगर मान लो लाइट का रे को हम पास करते हैं तो व्हाट वी एक्सपेक्ट, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं भाई, कि ये जो लाइट का रे है वो क्या होगा, सीधा होके निकल जाएगा। बट व्हाट वी आर सीइंग, देयर इज अ बेंड इन पाथ ऑफ लाइट। क्या हो रहा है, लाइट कैसा जाना चाहिए बोलो जरा। हमें लगता है कि जो लाइट है वो लाइट हमें कैसा जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, है ना। क्या लाइट सीधा जा रहा है या फिर बेंड हो जा रहा है अपने पाथ से, बेंड हो जा रहा है ना। तो कैसे डिफाइन करेंगे रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना, या फिर कह सकते हैं कि इट इज द चेंज इन पाथ ऑफ लाइट, है ना। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम, ध्यान समझना, द बेंडिंग ऑफ लाइट मतलब लाइट का क्या होना, बेंड होना, इधर ऊपर की तरफ नीचे की तरफ कहीं भी बेंड हो सकता है, डिपेंड करेगा वो, है ना, वो डिपेंड करता है एक कैरेक्टर जिसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आगे पढ़ेंगे हम, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब लाइट ट्रैवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, क्या मतलब है सर, एक मीडियम का मतलब ये हुआ कि मान लेते ये एयर से लाइट आया है, मतलब ये एयर में है ना, लाइट किस मीडियम में चला गया, ग्लास स्लैब के अंदर चला गया। तो ग्लास स्लैब अलग मीडियम है और एयर अलग मीडियम है, बात आ रहा है समझ में। तो भाई जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम को ट्रैवल करता है, एयर से ग्लास स्लैब के अंदर ट्रैवल करता है, तो लाइट का ये फेनोमेना है कि लाइट अपना पाथ से बेंड हो जाता है। लेकिन कब, बहुत ध्यान से समझना, है ना, कि लाइट जब अपने पाथ से बेंड हो जाता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम को चले जाए, इसी प्रोसेस लाइट का, इसी कैरेक्टर को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बात आ रहा है समझ में। तो हाउ टू डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या लिखेंगे भाई, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टेल मी, द बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट, या फिर हम कहते हैं इट इज द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। फेनोमेनन का क्या मतलब होता है,
एक कैरेक्टर है, ये एक प्रोसेस है लाइट का, ठीक है ना। इट इज द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। बात आ रहा समझ में? या कहेंगे द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ज्यादा अच्छा होगा ऐसे लिख दो, इट इज द फेनोमेनन, है ना। इट इज द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। यहां तक तो बात समझ में आ गया कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम को ट्रैवल करता है और उसका पाथ में कुछ बेंड देखने को मिले तो उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। लेकिन सवाल है सर, बेंड क्यों होता है लाइट? बता रहा है समझ में? व्हाट इज द कॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना। बेंड क्यों हो जाता है, उसे तो सीधा जाना चाहिए था, है ना। व्हाट इज द कॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट? द कॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। क्या मतलब है इसका? मतलब ये हुआ कि लाइट जो है ना, हम पढ़ते हैं कि लाइट का स्पीड कांस्टेंट है ना भाई। कहाँ के लिए कांस्टेंट है? डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स के लिए कांस्टेंट है। मतलब लाइट का स्पीड, वैक्यूम नेग्लेक्ट कर लो एयर को, हम एयर और वैक्यूम लगभग सेम मान रहे हैं फिलहाल के लिए। मान लो कि लाइट का स्पीड जो एयर में होता है ना, वो किसी मीडियम में उतना नहीं होता, वो मीडियम में बदल जाता है। क्या मतलब है? लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा फास्ट वो वैक्यूम मतलब एयर में होता है, दैट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट ट्रैवल कर सकता है। किसमें? एयर में, वैक्यूम में, फ्री स्पेस में। बात आ रहा है समझ में? ध्यान से समझना। लेकिन जब वो किसी मीडियम में जाएगा तो उसका स्पीड में चेंज देखने को मिलता है। लाइट का स्पीड उतना नहीं रह जाता, लाइट का स्पीड क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना। जैसे कि ग्लास में देखें हम, है ना, तो ग्लास में जब लाइट इंटर करेगा ना तो लाइट का स्पीड कम हो जाता, और वाटर में अगर लाइट इंटर करे तो वाटर में भी लाइट का स्पीड थोड़ा सा क्या हो जाता? कम हो जाता। बात आ रहा है समझ में? तो वाटर में कम होने के वजह से वाटर का लाइट का स्पीड अलग है, एयर का लाइट का स्पीड अलग है। तो यही चीज हम दिखाए थे। यहाँ पे पानी क्यों लिए थे, उसके पीछे का रीजन है। पानी लेने का यहाँ पे एक कारण है। यहाँ पे पानी लेने का कारण क्या था? क्योंकि यहाँ पे हमारा एयर है, ये हमारा क्या है? वाटर है। बात आ रहा है समझ में? तो एयर और वाटर में लाइट का स्पीड क्या होगा? अलग अलग होगा। क्लियर है? तो लाइट जब एयर से वाटर इंटर करेगा तो लाइट का स्पीड स्लो डाउन होगा, और स्लो डाउन होने के वजह से लाइट का जो पाथ होता है उस पाथ से लाइट डेविएट कर जाएगा। जो पाथ में जाना चाहिए था वो पाथ में नहीं जाके थोड़ा स्लो डाउन होने की वजह से वो अपने पाथ से क्या कर जाएगा? लाइट डेविएट, हट जाएगा। जो पाथ था उस पाथ से नहीं जाके किसी और पाथ पकड़ लेगा। दैट इज व्हाई वी सी द बेंडिंग ऑफ लाइट। समझे? एंड दैट बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बात आ रहा है समझ में? लेकिन एक गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? बहुत ध्यान समझना। अगर इसको सीधा रख रहे हैं कोई चेंज देखने को मिल रहा है? नहीं। बहुत ध्यान से समझना। हम क्या किए, ऐसे टेढ़ा रख रहे हैं तो ये बड़ा भी दिख रहा है और थोड़ा सा पाथ डेविएट होता हुआ दिख रहा है कि नहीं? बट जैसे ही हम इसको एकदम सीधा रखेंगे, पूरा सीधा, है ना, अगर तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो ना ही ये ज्यादा मोटा दिखेगा और ना ही इसका पाथ चेंज होता हुआ दिखेगा। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाले हैं? इससे ये कंक्लूजन निकाले हैं कि लाइट अगर किसी मीडियम से परपेंडिकुलर इंटर करता है तो लाइट का पाथ डेविएट नहीं होता है। क्या मतलब है इसका? गौर करना। इसमें क्या हुआ था? लाइट जो था वो ऐसे आ रहा है ना, पानी का सरफेस ऐसे है तो लाइट कैसे आ रहा है? ऐसे आ रहा है। मतलब लाइट क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर आ रहा है। पानी का सरफेस ऐसा तो लाइट कैसे आ रहा है? ऐसे आ रहा है ना। तो पानी का ऊपर वाला सरफेस से लाइट का पाथ क्या था? परपेंडिकुलर था ना भाई। तो परपेंडिकुलर होने से डेविएशन देखने को नहीं मिलता है। बात आ रहा है समझ में? क्लियर है? तो अगर सपोज मान लीजिए ये ग्लास स्लैब है ना, अगर ये ग्लास स्लैब में हम लाइट को अगर परपेंडिकुलरली इंटर करते हैं तो सर परपेंडिकुलर का मतलब देखो ना जरा, क्या ये परपेंडिकुलर इंटर किया कि कुछ एंगल के साथ किया? कुछ एंगल के साथ किया है ना। अगर ये इसको अगर हम ऐसे करके मोड़ के सीधा रख देते, ऐसे सीधा रख देते तो लाइट क्या होता? परपेंडिकुलर इंटर करता। अगर लाइट परपेंडिकुलर इंटर करता, बिलीव मी, लाइट सीधा निकल जाता, कोई डेविएशन देखने को नहीं मिलता। तो ये ऑब्जर्वेशन हमें याद रखना है। बता रहा है समझ में? क्लियर है? अगर लाइट बेंड हो जाए अपने पाथ से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो उस फेनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई होप सो यू आर क्लियर। क्लियर है? चलो अब आते हैं भाई कि क्या होता है
जब हम लाइट को ग्लास स्लैब से पास करेंगे, तो इससे पहले का एग्जांपल में बताया ना, ये ग्लास स्लैब के बारे में, देखो ये ग्लास स्लैब के बारे में बोले ना, चलो इस ग्लास स्लैब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, है ना, रे डायग्राम के साथ पढ़ते हैं कि मैथमेटिकल बना के कि अगर इस लाइट को हम पास करते हैं तो क्यों डेविएट, कैसे डेविएट, क्या प्रोसीजर है डेविएट का, वो चीज को समझते हैं। बहुत ध्यान से देखना और चीजों को समझने का कोशिश करना बच्चा लोग, है ना। ये है हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, क्लियर है ना। लाइट ये इंसिडेंट रे है, ये देख रहा है तुम्हें, ये क्या है हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारा है नॉर्मल, है ना। तो ये एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, बात आ रहा है समझ में। तो जब ये लाइट इंटर करेगा, इसका ओरिजिनल पाथ क्या होना चाहिए था, ये डॉटेड लाइन होना चाहिए था, होना चाहिए था कि नहीं, लेकिन लाइट डेविएट कर गया। कौन सा पाथ में जा रहा है लाइट, ये पाथ में जा रहा है, दिख रहा है ना। लाइट को कहां जाना चाहिए था, ये सीधा निकल जाना चाहिए था, वो सीधा नहीं जाके लाइट क्या हो गया, अपने पाथ से डेविएट हो गया, है ना। सर डेविएट तो सर लाइट का पाथ ऊपर भी हो सकता था, नीचे डेविएट हुआ, हम कैसे याद रखें। याद रखने का तरीका याद रख लो भाई कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम कुछ इस तरह से जाता है कि जो दूसरा मीडियम जो है ना वो डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम क्या है हम आगे समझाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, ठीक है। ऑप्टिकली डेंसर का क्या मतलब होता है हम आगे समझाएंगे, है ना। मतलब वो मीडियम में क्या होगा, लाइट का स्पीड जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। जनरली याद रखना सबसे ज्यादा लाइट का स्पीड एयर में होता है, कोई और मीडियम में जाएगा उसमें लाइट का स्पीड क्या होता है, कम होता है। तो लाइट का स्पीड जब कम होगा ना तो ये लाइट जो है ना वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेंगे। कहां बेंड करेंगे, टुवर्ड्स द नॉर्मल, बता रहा है समझ में। और जिस मीडियम में स्पीड ज्यादा बढ़ जाए वहां पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा। कहां बेंड होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सवाल है सर ऐसा क्यों, इसको समझने के लिए हमें समझना होगा लाइट का वेव थ्योरी को, क्योंकि लाइट एक वेव के जैसा भी बिहेव करता है ना। लेकिन ये तुम्हारे कोर्स में भी नहीं है, तो जब तुम आगे पढ़ोगे 11th 12th में पढ़ोगे तो ये बात डिटेल में समझ में आएगा कि भाई ये टुवर्ड्स द नॉर्मल क्यों बेंड करता है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्यों बेंड करता है डिफरेंट मीडियम में, बता रहा है समझ में। तो लेकिन फिलहाल वो हमारे क्लास 12 का है तो रहने दो उसको, लेकिन इतना फिलहाल याद रखो कि जब लाइट जाता है अगर इसका स्पीड स्लो डाउन हो जाए तो ये क्या करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। ये हमारा नॉर्मल है ना, ये हमारा नॉर्मल है ना, तो ये नॉर्मल का टुवर्ड्स बेंड करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। अगर लाइट का स्पीड स्लो डाउन हो रहा है तो बहुत ध्यान देना, लाइट का स्पीड स्लो डाउन हो रहा है तो क्या करेगा, लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। और अगर लाइट का स्पीड फास्ट है तो अपने रियल पाथ से अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से क्या होगा, क्योंकि ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से अवे जाएगा, बात आ रहा है समझ, दूर जाएगा। अगर लाइट का स्पीड बढ़ा तो, कम हुआ तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, याद रहेगा। लाइट का स्पीड कम हुआ तो कहां बेंड करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ज्यादा बढ़ा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अब जरा देखना, अब ये लाइट आया, अब इसे क्या कहते हैं, हम बोले हमेशा एंगल हम नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बनाते हैं। नॉर्मल लेकिन इंपॉर्टेंट है, बात आ रहा है समझ में। जैसे ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसी तरह से ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, या फिर इसको कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ये जो रे है वो रिफ्रैक्टेड रे है, क्लियर है ना। और रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल से एंगल बनाएगा, बहुत ध्यान समझना, कहां से, नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सवाल ये है क्या सर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या इक्वल होता है, नहीं, रिफ्लेक्शन में होता है भाई। रिफ्लेक्शन में एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, रिफ्रैक्शन में एंगल आई इक्वल टू एंगल आर नहीं होता। सर कैसे, देखो ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के लिए टोटल होना चाहिए था, टोटल, ये तो छोटा एंगल है ना, ये कैसे सेम हो सकता है, बात आ रहा है समझ में। तो इसका मतलब हुआ एंगल आई इक्वल टू एंगल आर नहीं होता है रिफ्रैक्शन के केस में, याद रहेगा, याद रहेगा, वेरी गुड। अब क्या हुआ, ये रे फिर से यहाँ पे इंटर किया। अब ये जो रे ट्रैवल कर रहा है, बहुत ध्यान देना, ये रे जो ट्रैवल कर रहा, पहले कहां से ट्रैवल कर रहा था, एयर, एयर से कहां इंटर कर गया, ग्लास, एयर से ग्लास। अब रे कहां जा रहा है, ग्लास, ग्लास से कहां जाने वाला है, एयर, ग्लास से कहां जाने वाला है, बहुत ध्यान देना। तो जब ये एयर से ग्लास ट्रैवल कर रहा था तो इसका स्पीड स्लो डाउन होगा, तो ये बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल होगा। अब जब ग्लास से एयर जाएगा, एयर में स्पीड ज्यादा की कम, बता रहा समझ में, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या मतलब है, इससे हम एक नॉर्मल खींच लिए, है ना। ये अगर हमारा इंसिडेंट किया इस ग्लास स्लैब पे तो भाई इसका जो रियल पाथ होना चाहिए था वो रियल पाथ कैसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। तो ये रियल पाथ से टुवर्ड द नॉर्मल नहीं है, रियल पाथ से अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इज इट क्लियर,
तो जब लाइट का स्पीड बढ़ता है तो वो रियल पाथ से क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। क्लियर है। और इस रे को कहते हैं इमर्जेंट रे। इमर्ज का मतलब होता है किसी चीज से बाहर निकलना। इमर्ज का मतलब क्या होता है, किसी चीज से बाहर निकलना। इमर्जेंट रे मतलब ग्लास स्लैब से इंटर होके अब क्या कर रहा है, ये रे बाहर निकल रहा है। आगे चल के ये भी प्रूव करेंगे कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे जो होता है वो सेम, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट जो होता है वो दोनों क्या होता है, सेम होता है। जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे तब हम समझाएंगे। ये बात आया समझ में सबको, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब सवाल ये है, ये जो लाइट का जो ओरिजिनल पाथ था, अब लाइट का जो फाइनल पाथ आ गया, ये लाइट का फाइनल पाथ है, ये एक बार रिफ्रैक्ट किया फिर दोबारा रिफ्रैक्ट किया, तो लाइट का ओरिजिनल पाथ और लाइट का फाइनल पाथ में कुछ हमको क्या देखने को मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जहां जाना चाहिए था वहां नहीं जाके लाइट कहीं और से निकल रहा है। मतलब क्या हो गया, लाइट का पाथ थोड़ा डेविएट हो गया। देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट इन ओरिजिनल पाथ, एक्सपेक्टेड ओरिजिनल पाथ एंड द रियल ओरिजिनल पाथ। जो निकल रहा है और जो हम एक्सपेक्ट किए थे उनके बीच में कुछ क्या डिस्प्लेसमेंट है ना, दैट डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, बात आ गया समझ में। तो जो पाथ में आना चाहिए था वो पाथ में तो आया नहीं। अब जिस पाथ में आया है वो ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट कर गया, कितना डिस्प्लेस कर गया, दैट इज नोन एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। बोलो आ गया बात समझ में। तो समझ गए कैसे रिफ्रैक्शन होता है भाई थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। चलो हमें एक तुम ये बताओ, हम एक क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें आंसर दो, ठीक है। मान लो हमारे पास एक रे है, वो कुछ इस तरह से आया है, ये है इंसिडेंट रे, है ना। अगर तुमसे पूछेंगे कि कंप्लीट द रे डायग्राम, कंप्लीट द रे डायग्राम, भाई इसका रे डायग्राम कैसा होगा। ये मान लो हमारे पास ये मीडियम जो है वो क्या है, एयर है, और ये मीडियम क्या मान लो ये हमारा ग्लास है। तो ये अगर लाइट इंसिडेंट किया एयर टू ग्लास, है ना, तो कंप्लीट रे डायग्राम कैसे होगा भाई, स्ट्रेट लाइन होगा। बात आ रहा है समझ में। देयर विल बी नो डेविएशन, डेविएशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी हमने देखा प्रैक्टिकली, हमने देखा कि जब लाइट परपेंडिकुलरली आता है तो उसके पाथ में कोई जो डेविएशन होता है वो डेविएशन कुछ पाथ में नहीं देखने को मिलता है। बात आ रहा है समझ में। तो इसका मतलब ये जो है वो ऐसे स्ट्रेट होके निकल जाएगा, चाहे वो एयर टू ग्लास जाए या ग्लास टू एयर जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर परपेंडिकुलरली इंटर किया है तो ये परपेंडिकुलरली एग्जिट कर जाएगा। आया बात समझ में। तो कभी कभी हमारे बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बोलते हैं कि कंप्लीट द रे डायग्राम, इस तरह से दे देगा कंप्लीट द रे डायग्राम। बात आ गया समझ में, यहां तक क्लियर है। चलो इसका दूसरा सिचुएशन समझाते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है बोर्ड में उसको समझाते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसका और एक क्वेश्चन हो सकता है ना, मान लो ये हमारे पास क्या है ना भाई, ये हमारे पास ग्लास है ना, और यहाँ पे हमारा कुछ और मीडियम है, एयर के अलावा कुछ और मीडियम। बहुत ध्यान समझना, यहाँ पर भी वही मीडियम है जिस मीडियम में ये डाला हुआ है। ये ग्लास स्लैब को एक मीडियम में डाल दिए, और इस मीडियम जो है ना, ये मीडियम जो है ना वो ज्यादा डेंसर है। डेंसर का क्या मतलब, इसमें लाइट का स्पीड क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। लाइट का स्पीड क्या होगा, कम होगा। ये हमारा मान लो डेंसर मीडियम है और ये हमारा रेयरर मीडियम है। रेयरर मीडियम का मतलब लाइट का स्पीड इसमें ज्यादा होगा। ये हल्का मीडियम होगा रेयरर, ये डेंसर मतलब थोड़ा ऑप्टिकली भारी मीडियम होगा, ज्यादा डेंस होगा। बता रहा समझ में। मान लो ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। हम क्या करते हैं भाई, एक रे को ड्रॉ करते हैं और हम तुमसे पूछते हैं कि बता कंप्लीट द रे डायग्राम। ये इस तरह से हम रखते हैं कि कंप्लीट द रे डायग्राम। अगर ये रे डायग्राम को कंप्लीट करना होगा, सबसे पहले क्या ड्रॉ करना पड़ता है, नॉर्मल, है ना। सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल ड्रॉ करने का ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये बात आ गया समझ में। तो ये एक्सपेक्टेड पाथ तो हमारा सीधा था, है ना। हमें डिसाइड करना होगा ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। देखो ये हमारा क्या है, एक्सपेक्टेड पाथ, ये हमारा क्या है, एक्सपेक्टेड पाथ। लेकिन रियलिटी क्या है, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा कि टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, अवे। क्यों, ये रेयरर मीडियम है, इसमें लाइट का स्पीड ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड पाथ से अंदर नहीं जाएगा, ये एक्सपेक्टेड पाथ से कहां जाएगा, बाहर जाएगा। बात आ रहा है समझ में, आर यू गेटिंग इट। समझ गए ना भाई कि अगर इस तरह से कैसे रे डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं। बात आ गया सबको समझ में। तो देयर इज नो कंफ्यूजन, आई होप सो। कोई कंफ्यूजन नहीं है इस टॉपिक में कि कैसे रिफ्रैक्शन करते हैं थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। कैन यू कंप्लीट द रे डायग्राम, अगर एक तो दिया रहेगा कैन यू कंप्लीट द रे डायग्राम, कर सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ेंगे, सही है। देखो अब आते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे। जैसा कि हमने पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो देयर आर सम लॉ,
है ना, फॉर रिफ्रैक्शन एज वेल। क्या है लॉज, है ना, चलो इसको समझते हैं, बहुत ध्यान से समझते हैं। देखना, मान लो यहाँ पे हमारे पास एक मीडियम है ना, मतलब दो मीडियम का बीच का एक इंटरफेस है ना। यहाँ पे मान लो हमारे पास एक एयर ले लेते हैं और यहाँ नीचे में ले लेते हैं वाटर। यहाँ पे एयर ले लेते हैं, यहाँ क्या ले लेते हैं, वाटर। बात आ रहा है समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये इस तरह से रहने दो, है ना। तो यहाँ पे एक मीडियम है, अगर मान लो हम कहेंगे कि लाइट, अगर मान लो हम यहाँ इस मीडियम पे इंसिडेंट करता है, किस मीडियम पे, एयर से वाटर पे, तो हमें क्या ड्रॉ करना होगा, पहले नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। वेरी गुड। जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे भाई, तो ये वाटर है, वाटर में लाइट का स्पीड कम की ज्यादा, कम, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल की अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। वेरी गुड, ये हो जाएगा बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। ये जो एक्चुअल पाथ है वहां नहीं जाके वो क्या हो जाएगा, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। आई होप सो यू आर क्लियर, है ना। तो उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ये आई हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, आर हो जाएगा। इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है ना। तो गौर से देखना, जिस प्लेन पे बोले तो जिस सरफेस पे, जिस इंटरफेस पे लाइट इंसिडेंट किया, मान लो ये जो इंटरफेस है वो इंटरफेस किसका किसका बीच का है, एयर और वाटर का। जिस इंटरफेस पे इंसिडेंट किया वही इंटरफेस से हमने नॉर्मल इमेजिनरी ड्रॉ किया और वही इंटरफेस से ही रिफ्रैक्शन हो रहा है। इज इट क्लियर। क्या मतलब है सर, कि अगर मान लो एक ग्लास है, विंडोज का एक ग्लास है ना, तो विंडोज का एक ग्लास है, तो अगर लाइट रेज पार करना चाहता है ना, दूसरे तरफ जाना चाहता है, तो उसी में इंसिडेंट करेगा, नॉर्मल उसी से ड्रॉ करेंगे और वही ग्लास से दूसरे तरफ जाएगा। बात आ रहा है समझ में ना, जमीन से जाने लगेगा, वही ग्लास से जाएगा ना। तो इसका मतलब लो सेम है, पहला लो क्या सेम है ना, द इंसिडेंट रे, वही है ना, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड, यहां रिफ्लेक्टेड लिखना है, क्या लिखना है, एंड द refracted ray at a point of incident all lies in the, very good, all lies in the same plane। ये हो गया पहला, है ना। अब दूसरा बहुत ही वाइटल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, है ना। क्या बोलते हैं भाई, कहते हैं कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट्स टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि अगर मान लो हम रेशियो निकालेंगे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, बोले तो साइन आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट्स टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तुम्हारे बुक में एन से लिखा हुआ है, किसी किसी बुक में ऐसे म्यू लिखे रहता है ना, एन लिखे रहता है, ये कांस्टेंट होता है, मतलब ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। साइन आई टू द साइन आर हमेशा कांस्टेंट, मतलब वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। अगर मान लो साइन आई बाय साइन आर का वैल्यू 2 है, तो हर वक्त साइन आई बाय साइन आर का वैल्यू 2 ही होगा उसी मीडियम के लिए, चाहे तुम जितना एंगल से इंसिडेंट करो, ऑटोमेटिकली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा, सो दैट कि रेशियो हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर है ना। तो समझ में आया ना ट्रिग्नोमेट्री क्यों इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, है ना। ट्रिग्नोमेट्री के बिना तुम्हें लगता है अगर सब कुछ हो जाएगा तो फिर बहुत बड़ा गलतफहमी में हो भाई, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अच्छा आगे देखो, तो कहने का क्या मतलब, उसको थोड़ा ज्यादा तरीके से समझते हैं। ये मान लो कुछ और एंगल होगा, लेट्स से कि ये तुम्हारा कुछ डिग्री होगा, हम क्या करेंगे, अगर इंसिडेंट एंगल को हम थोड़ा चेंज कर दें थोड़े, है ना, मान लो हम एंगल ऑफ इंसिडेंट यहां से करें, तो बहुत ध्यान समझना, तो अब हमारा ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, हो जाएगा ना। ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंट करेंगे तो ये थोड़ा सा ऐसे बेंड होगा, क्योंकि ये पूरा ऐसे जाना चाहिए था, ये इस तरह से बेंड होगा। ये बड़ा करेंगे तो ये भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो मतलब ये व्हाइट से लिखा हुआ साइन आई बाय साइन आर, और इस रे के लिए, ये पिंक रे के लिए जो हमारा साइन आई बाय साइन आर है, वो भी क्या आएगा, एन ही आएगा। मतलब तुम चाहे इसमें जितना चेंज कर दो, है ना, कोई भी कलर ले लेते हैं, तुम इसमें तुम चाहे जितना भी चेंज कर दो, चाहे यहां क्यों ना कर दो, तुम जितना भी आई बाय क्या कर दो, तुम आर कर दो, जितना भी एंगल इंसिडेंट लोगे, अगर यही सरफेस है, एयर और वाटर इंटरफेस है, एयर और वाटर इंटरफेस के लिए कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंट लो, ऑटोमेटिकली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ इस तरह से आएगा कि साइन ऑफ एंगल ऑफ आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ आर हमेशा वैल्यू वही आएगा।
बता रहा समझ में? इसी को कहते हैं भाई स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ कहते हैं। बता रहा समझ में? तो साइन आई टू द साइन आर इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। क्लियर है ना? और सेकंड लॉ को रिफ्लेक्शन सेकंड लॉ को क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ कहते हैं। ये याद रखना है, इसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो स्नेल्स लॉ को हम इसको क्या कहते हैं? फिर ये कांस्टेंट का नाम क्या है? इस कांस्टेंट का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कि साइन आई टू द साइन आर इज नथिंग बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना? अब यहाँ पे बात तो समझ में नहीं आया होगा, है ना? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या चीज है ना? तो चलो समझते हैं पहले। उम्मीद करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गया होगा, है ना? लेकिन ये जो नया टर्म आया कि उनका जो रेशियो कांस्टेंट होता है और उस कांस्टेंट का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो समझ लेते हैं कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली है क्या चीज, है ना? कोशिश करते हैं कुछ हद तक पहुंचा दें कि इसका रियल मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होता है ना? ये मीडियम का एक कैरेक्टर होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? कुछ मीडियम का कैरेक्टर होता है। अगर हम कोई एयर से और किसी मीडियम में जा रहे हैं तो ये हम एयर का नहीं बात करते, दूसरे मीडियम का बात करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम बात कर रहे हैं तो ये एयर का नहीं बताएगा, ये वाटर का बताएगा विथ रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि एयर को हम एब्सोल्यूट मानते हैं, एयर को हम क्या करते हैं? एक रेफरेंस मानते हैं, तो हम एयर से सब चीजों को लेते हैं। बता रहा समझ में? तो एयर को निकालने का जरूरत नहीं है। ऐसे भी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.0003 नियरली इक्वल टू 1 होता है। खैर पहले समझ तो लें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तब बातें समझ में आएगा। चलो फिगर को देखो, अब तुम्हें बात समझ में आएगा कि क्या होता है भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। गौर से देखो भाई, ये जो तुम्हारा पिपेट दिख रहा है ना, ये लिक्विड में डालने के बाद ये पिपेट गायब हो गया, है ना? छूमंतर हो गया, ये दिख ही नहीं रहा है ना? ये गया, खत्म, कहानी खत्म, टाटा बाय बाय, है ना? अब आगे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। अगर अच्छे से देखना चाहते हो उस चीज को, ध्यान दो उसको। ये पिक्चर दिख रहा है? ये पिक्चर में देखो, ये जो हमारे पास एक और कंटेनर है, कंटेनर के अंदर एक कंटेनर है, और ये कंटेनर यहाँ पे छूमंतर है। जादू है? नहीं, फिजिक्स है ना? समझो। तो मैजिशियन तुमको बेवकूफ बना देता है भाई, पहले समझो इसके पीछे का फिजिक्स क्या है, ऐसा क्यों होता है ये चीज, है ना? ये वजह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सेम होने से। अगर दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए तो चीज छूमंतर हो जाता है, बिलीव मी, खत्म हो जाता, दिखता ही नहीं है। क्या मतलब है? क्या तुम एयर को देख सकते हो? कैन यू सी एयर? नहीं। क्यों? क्योंकि वो इतना रेयरर है, इतना रेयरर है, बात समझो, इतना रेयरर है कि भाई उससे हमको रिफ्लेक्शन मिलता ही नहीं है, पूरा का पूरा रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली कितना हम बोल रहे हैं? 1.0003 नियरली इक्वल टू 1, है ना? तो एयर को हम नहीं देख सकते। अगर मान लो तुम्हें विजिबल होना है तो क्या करना होगा? तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बनाना होगा? एयर के जितना, क्योंकि अगर हम एयर को नहीं देख पा रहे हैं वो इसलिए क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1 है। अगर तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 कर दें तो यू विल बी इनविजिबल, बिलीव मी। अगर तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया ना, यू विल बी इनविजिबल, है ना? तो भाई ये एक्सपेरिमेंट जब देखोगे बहुत ही मजेदार। कोशिश करते हैं कि मटेरियल तो मिलेगा नहीं भाई, रिमोट एरिया में रहते हैं हम लोग, है ना? तो अगर ये मटेरियल मिला तो आई होप सो कि हम ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं, है ना? ये एक्सपेरिमेंट तुम्हारा बेबी ऑयल और एक क्या तुम्हारा बेसन ऑयल कहते हैं, उनके मिक्सचर से बना सकते हैं ये, और ऐसा बना सकते हैं कि इस कंटेनर और इस कंटेनर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर देंगे? हम सेम कर देंगे। जैसे सेम कर देंगे गायब। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ तो इंटरेस्टिंग चीज है, पढ़ना चाहिए, है ना? तो चलो समझाते हैं फिर क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना? तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? अगर समझा जाए तो किसी चीज का कहीं ना कहीं वो विजिबिलिटी को बताता है, कहीं ना कहीं किसी चीज का विजिबिलिटी को बताता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी बताता है उस मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा होगा कि कम होगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसे कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, याद रखना है ना? तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या कर रहे हैं भाई, है ना? जिसका मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात करिए, मान लो n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ज्यादा होता है ना? n का वैल्यू जिसका क्या होगा? ग्रेटर होगा। बता रहा है समझ में? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना? हाइयर होगा, तो उसमें क्या होगा? लाइट का स्पीड भी क्या होगा भाई? स्पीड, लाइट का स्पीड भी क्या होगा? उस मीडियम में ज्यादा होगा। लाइट का स्पीड को c से लिख रहे हैं लेकिन मीडियम के लिए चेंज हो जाएगा,
मान लो कि एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उस मीडियम में लाइट का स्पीड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर कोई मीडियम में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, लोअर है, कम है, तो उसमें लाइट का स्पीड भी क्या होगा, लोअर होगा। ये याद रहेगा बात। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहीं ना कहीं मीडियम का ये भी बताता है कि ऑप्टिकली डेंसर है कि ऑप्टिकली रेयरर है। डेंसर लाइट का स्पीड कम, रेयरर लाइट का स्पीड, बात आ गया समझ में, ये बात क्लियर है पूरा। तो ये चीज चलो हमें समझ में आ गया। अब आते हैं, हाँ क्या समझ में नहीं आया? अगर दो मीडियम को हम कंपेयर कर रहे हैं, है ना, तो दो मीडियम, मान लो एक मीडियम हमारा 1 है, एक मीडियम हमारा 2 है। फॉर एन एग्जांपल लाइट पास कर रहा है ना, इस तरह से लाइट पास कर रहा है, तो ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम हमारा 2 है। एज यू आर सीइंग कि ये बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल हो गया। टुवर्ड द नॉर्मल क्यों बेंड हो गया? क्योंकि इस मीडियम में लाइट का स्पीड क्या है, ज्यादा कि कम? कम है, तब ना टुवर्ड द नॉर्मल बेंड किया। तो भाई इसका मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसका लाइट का स्पीड कम होता है, समझे? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम का मतलब उसे कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसका क्या कहते हैं, ऑप्टिकली डेंसर। ऐसे कहेंगे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। ज्यादा मतलब लाइट का स्पीड भी ज्यादा है। आर यू गेटिंग इट? क्लियर है भाई? अब देखो ध्यान से, ये चीज समझ में आ गया, ये याद रहेगा हमें कि ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर किसे कहते हैं। क्लियर है ना? तो हम ये समझ रहे थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे निकाला जाता है। दो तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एक जो एयर से हम जनरली क्या करते हैं, उसको हम कंपेयर करते हैं एयर से, तो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अगर लाइट एयर से किसी मीडियम को जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और याद रहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का पता करना है, एयर का नहीं, क्योंकि एयर का 1 होता है तो एयर को हम एज अ रेफरेंस मान रहे हैं। क्लियर है? जैसे कि मान लो यहां से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करता है ना, तो ये हमारा मान लेते हैं एयर है और यहाँ पे कोई और मीडियम है, कोई भी मीडियम हो सकता। इसमें लाइट का स्पीड c है और इसमें लाइट का स्पीड मान लेते हैं v है। लाइट का स्पीड इसमें c है, इसमें लाइट का स्पीड v है। बात आ रहा है समझ में? तो भाई हम क्या लिखते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, तो उसका फॉर्मूला होता है c/v, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बात आ रहा है समझ में? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब किसका बनाएगा, एयर का कि मीडियम का? मीडियम का बताएगा। किसका बताएगा? याद रहेगा ना, ये एयर का नहीं बताएगा, किसका बताएगा? मीडियम का बताएगा। बट क्या हो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दो डिफरेंट मीडियम में अगर चेक किया जाए तो एयर के जगह में दो अलग अलग मीडियम हो, एयर ना हो, मतलब पानी है, पानी के अंदर रखा हुआ है ग्लास स्लैब, है ना, तो भाई पानी एक मीडियम हो गया, है ना, ग्लास स्लैब एक मीडियम हो गया, तो उसमें स्पीड को कहेंगे v1 और क्या कहेंगे, v2 कहेंगे, है ना। तो हमें ध्यान देना होगा लाइट कहां से कहां ट्रैवल कर रहा है, बता रहा है समझ में। यहां पे लाइट कहां से ट्रैवल कर रहा था, एयर से, बोलो जरा, एयर से मीडियम, इसीलिए लिखे c/v। अगर हम लिखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है भाई मीडियम 2 का, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मीनिंग समझना इसका, ये लिखावट का मीनिंग समझना, इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 का रिस्पेक्ट, पहले ये भी था, ये भी वही था, मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, लेकिन हम एयर को एब्सोल्यूट मानते हैं, क्लियर है ना। तो 1 मीडियम से 2 मीडियम में लाइट जा रहा है, यहाँ लाइट कैसे जा रहा है, 1 मीडियम से 2 मीडियम में, हम इसको लिखेंगे v1 बाय, बता रहा है समझ में। हमको ध्यान देना लाइट कहां से कहां तक जा रहा है, यहाँ लाइट कहां से कहां तक जा रहा था, बोलो जरा, एयर से कहां जा रहा था, मीडियम में, लाइट कहां जा रहा था, एयर से, इसी लिखे c/v। उसी तरह से यहाँ लाइट कहां से कहां तक जा रहा है भाई, मीडियम 1 से मीडियम 2, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका पता कर रहे हैं, जब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 जा रहा है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन है, मीडियम 2। हमेशा कौन होता है, मीडियम, मतलब मीडियम 2 नहीं, जिस मीडियम में बाद में गया लाइट, जिससे आ रहा है वो मीडियम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस मीडियम में लाइट इंटर कर गया वो मीडियम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो भाई एयर से आ रहा था इसलिए एयर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटर कर गया था ग्लास में इसीलिए वो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंपॉर्टेंट था। तो इसी तरह से यहाँ पे किसका इंपॉर्टेंट है, मीडियम 2 का,
लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। बात आ रहा है समझ में? तो दिस इज द फॉर्मूला, इसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव क्यों कहेंगे बोलो? क्योंकि रिलेट किए दो मीडियम को, है ना? जब दो मीडियम को रिलेट करोगे कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और सिर्फ एयर के रेफरेंस में मानोगे तो कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना? तो हमने समझा कि देयर आर, है ना, सम फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट यू हैव टू रिमेंबर इन ऑर्डर टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। क्या क्या फॉर्मूला है भाई? एक फॉर्मूला है साइन आई बाय साइन आर, है ना, जो हमें याद रखना है। क्लियर है? ये स्नेल्स लॉ है, साइन आई बाय साइन आर। क्लियर है? दूसरा फॉर्मूला है, अच्छा इसमें भी किसका मीडियम का बताएगा सर? मीडियम 1 का बताएगा कि मीडियम 2 का बताएगा? मीडियम 2 का। जिससे इंसिडेंट आया वो नहीं, जिसमें इंटर कर गया है लाइट, वो मीडियम हमारा इंपॉर्टेंट है। घबराओ मत, न्यूमेरिकल में अच्छे से समझा देंगे। क्लियर है? तो ये एक फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला हो गया दैट यू हैव टू रिमेंबर टू सोल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? क्वेश्चन करवाएंगे, बात समझ में आ जाएगा, क्योंकि यही टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजिंग है। यही एक टॉपिक है जो तुम्हें तकलीफ दे सकता है। क्लियर है ना? न्यूमेरिकल के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने का नहीं है। चलो हम करते हैं इससे क्वेश्चंस, ताकि बात थोड़ा सा समझ में आए, है ना? तो न्यूमेरिकल ये है, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज, बहुत ध्यान देना, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हम ऐसे भी जानते हैं, अगर नहीं भी दिया रहता तो वी ऑल नो दैट, है ना? ठीक है भाई, मीटर पर सेकेंड में। इन मीडियम एक्स इट्स स्पीड इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम मीडियम एक्स में बात करें तो, है ना? तो बात करते हैं भाई इन मीडियम एक्स। तो मीडियम एक्स में जो स्पीड है, लेट से मीडियम एक्स का स्पीड हम मान लेते हैं वी एक्स। मीडियम एक्स का स्पीड क्या मान लेते हैं? वी एक्स। उसका स्पीड कितना दे रखा है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन मीडियम वाई, है ना, इन मीडियम एक्स, इन मीडियम वाई। इन मीडियम वाई क्या हो जाएगा? देखो जरा, क्या लिखेंगे? वी वाई दे रखा है क्या? इन मीडियम वाई द स्पीड ऑफ लाइट इज 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? देन व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत ध्यान देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर। पढ़ने का तरीका समझ में आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भाषा में नीचे से ऊपर पढ़ते हैं, लाइट के भाषा में ऊपर से नीचे पढ़ते हैं। लाइट की भाषा में कैसे पढ़ेंगे? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम एयर टू मीडियम एक्स। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में पढ़ेंगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर। स्पीड का टर्म में दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टर्म में दूसरा, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना? क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लाइट का, सॉरी, स्पीड, वो दोनों क्या होते हैं? मीडियम पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर है ना? अब जरा देखो, तो हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर। क्या लिखेंगे? तो सॉल्यूशन भी किसके टर्म में होगा? स्पीड के टर्म में। तो स्पीड के टर्म में कैसे पढ़ते हैं? एयर से मीडियम एक्स, एयर के लिए सी, मीडियम एक्स के लिए बी एक्स। अगर एयर का स्पीड का टर्म में दिया है तो ऐसे सोल्व करते हैं। इज इट क्लियर बच्चा लोग? तो क्या लिखेंगे भाई? 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय कितना है रे? 2 × 10⁸। ठीक है ना? कितना आएगा? 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? 2 1 जा 2, 0.5, 2 5 जा 10। बात आ रहा है समझ में? क्लियर है ना? तो वी हैव कैलकुलेटेड refractive index of x with respect to air. Then what we have to calculate now? Refractive index of y with respect to air. Clear है ना? तो refractive index of y with respect to air. तो refractive index of y with respect to air कैसे निकालेंगे? लाइट कहां से कहां जाएगा? एयर से y में क्या लिखेंगे? c by v of y। क्या लिखेंगे? 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय, इसका क्या लिखेंगे भाई? कितना दे रखा है? 2.5 × 10⁸। कट करने से कितना आएगा? यहाँ पे 1 आएगा, 25 दूनी 50, ठीक है, अराउंड 1.2 समथिंग कुछ आएगा, कैलकुलेट कर लेना, इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात आ रहा है समझ में? क्लियर है?
कैलकुलेट करके देख लेना, बाकी क्लियर है ना। अब आते हैं लास्ट पार्ट, दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। गौर कर रहे हो ना, ये दोनों क्या था, एब्सोल्यूट। क्यों एब्सोल्यूट था, क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट में था, मतलब एयर हमारा एब्सोल्यूट था, ठीक है ना। अच्छा, ये हमारा रिलेटिव है। रिलेटिव में क्या निकालने बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई निकालने बोला है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन चूंकि स्पीड के टर्म में दिया, कैसे लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बोलो समझ में आ गया या नहीं आया समझ में, क्लियर है ना। तो अगर हम इसका निकालेंगे Vx टू द Vy, है ना, तो Vx हमारा वैल्यू कितना है, Vx हमारा है 2 इंटू 10 टू द पावर 8, है ना, और व्हाट इज Vy 2.5 इंटू 10 टू द पावर 8। जब सोल्व करोगे कुछ रिजल्ट आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, दैट इज द आंसर। इज इट क्लियर, है ना। ओके, इसी के साथ हमारा आज का लाइट का क्लास खत्म होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू। प्लीज सपोर्ट माय चैनल एंड अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।